हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू। माय एमएम अली सर और हमारा खूबसूरत सा चैनल एमएम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 8 और सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 19, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स ये कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो उसके अंदर जब मोशन आएगा तो क्या क्या रिजल्ट मुझे मिलने वाले हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट कॉपी कलम निकाल लें, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखें और आगे बढ़ते चले। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहली बात, आपका हेडिंग लिखा हुआ है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, सबसे पहला पॉइंट जिसको हम लोग कहें या आप ये हैशटैग लगा करके बात करें, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन कहता है। तो जैसा कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैं पहले बनाऊं, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ई, इसका नाम हमने ई रखा। अब बात ये होती है कि आपके पास चार्ज पार्टिकल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और दूसरा निगेटिव चार्ज होते हैं। अब चार्ज पार्टिकल दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों को इसके अंदर रखा जाए तो इसके अंदर क्या क्या रिजल्ट मुझे मिलेंगे। तो पहले मैं बात करूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू और इसको जब मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इसके अंदर मूवमेंट आएगा, इसके अंदर मोशन आएगा और इस मोशन का डायरेक्शन किधर होगा। और किसी भी पार्टिकल के अंदर मोशन आता है तो उसका मेन कारण होता है उसके ऊपर फोर्स एक्ट करना। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई न कोई फोर्स लग रहा होगा और वो फोर्स कितना लग रहा है, तो F इज इक्वल टू ई क्यूब या क्यूब ई भी आप कह सकते हो। F इज इक्वल टू क्यूब ई। हाउ सर ये? तो आप पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा इज इक्वल टू एफ बटे क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस में पढ़े होंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा? क्यूब इंटू ई। तो इस प्रकार ये रहा आपका फोर्स। अगर हम इसमें और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा तो ध्यान दीजिएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब पॉजिटिव चार्ज को रखा जाएगा तो फोर्स जब इस पे लगेगा वो इसकी डायरेक्शन किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं निगेटिव चार्ज को इसके अंदर रखा तो निगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो F इज इक्वल टू सेम चीज इसमें भी आएगा, क्यूब इंटू ई। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है और चार्ज भी हमने क्यूब ही नाम का लिया है। बट फर्क क्या है नेचर का, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लग रहा है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ध्यान दीजिए इसको। ठीक, मतलब ये हुआ कि अगर ये कहें कि द फोर्स एक्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज in the direction of electric फील्ड। ओके, मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। और नंबर दूसरा पॉइंट कहता है कि द फोर्स एक्ट ऑन निगेटिव माइनस क्यूब चार्ज। ओके, निगेटिव चार्ज in the opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोनों पॉइंट को बच्चों अच्छे से समझिए। मतलब जब पॉजिटिव चार्ज को रखें, पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन हो या कोई भी चार्ज हो, अगर उसको हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, पहला बात। दूसरा बात कहता है कि जब निगेटिव चार्ज को आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, राइट। अब बात ये हो रही है कि इसके ऊपर जब फोर्स लग रहा है तो सर इसमें और क्या क्या होने वाले हैं? सर एक्सीलरेशन भी आएंगे। तो एक्सीलरेशन इस चार्ज का किधर होगा, फिर इस चार्ज का एक्सीलरेशन किधर होगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सीलरेशन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज का जो एक्सीलरेशन होगा, अगर मैं कहा कि यह एक प्रोटॉन है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दिस इज अ पी लगा दीजिए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ये चार्ज ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो चार्ज ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होंगे, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो होगा इन द डायरेक्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, प्रोटॉन पे किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्सीलरेशन होगा, और इसमें क्या होगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात ये होती है कि सर कितना एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो वो कितना होगा, तो F इजिकल टू क्या होता है, क्यूब इंटू ई, चाहे आप ये वाला लें या ये वाला लें, इस चार्ज का लें। ठीक है, ओके, यहाँ आप प्रोटॉन कह सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। ठीक है, ओके। अब बात ये होती है F इजिकल टू क्या होता है, अगर मैं कहा चार्ज का मास कितना है, m है, इस चार्ज का भी मास कितना है, m है, तो F इजिकल टू क्या होता है, ma होता है, तो क्यूब इंटू ई हो गया। तो ma इजिकल टू ए क्या है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, तो क्यूब इंटू ई अपॉन m, दिस इज द एक्सीलरेशन। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूला का काफ़ी यूज होने वाला है, तो इस फार्मूला को समझें। तो पहला पॉइंट में हम लोगों ने क्या सीखा, ये सीखा कि जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फिर से अगर रिपीट, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक चार्ज पार्टिकल को लाकर रखा जाए, चार्ज पार्टिकल को लाकर रखने का मतलब चाहे पॉजिटिव चार्ज को रखें या चाहे आप नेगेटिव चार्ज को रखें, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, चाहे प्रोटॉन हो या चाहे इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव चार्ज के जो ऊपर जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल याद रखिए। और जब एक्सीलरेशन की बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज का जो एक्सीलरेशन होगा वो किधर होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा लगता रहेगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो एक्सीलरेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। ओके, जब इतनी बातें समझ में आ गया तो सर एक्सीलरेशन होगा कितना किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो F इजिकल टू क्यूब इंटू ई, ये फार्मूला हम जानते हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी आप देख रहे हो, तो F बराबर m इंटू ए। मैंने कहा चार्ज का मास m है ना, चार्ज का मास m है। ओके, तो m a, F इजिकल टू क्यूब इंटू ई, तो इजिकल टू क्या होगा, a इजिकल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई अपॉन m। दिस इज योर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फटाफट लिखे। चलिए, पहला पॉइंट हम लोगों ने ये देखा, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, मिटा दूं। ओके, ओके, अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट में कुछ यूं है कि पहला पॉइंट तो वो था, ये दूसरा पॉइंट की हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब क्या करते हैं कि दो प्लेट ले लेते हैं, ठीक, दो प्लेट ले लेते हैं, एक प्लेट को हम पॉजिटिव लेते हैं और दूसरा प्लेट को हम सपोज मान लिया जाए वो निगेटिव है। ओके, ये एक प्लेट है पॉजिटिव और एक प्लेट ये है आपका निगेटिव। ठीक है, ओके, ये निगेटिव प्लेट है। अब आपको मालूम है जब पॉजिटिव निगेटिव प्लेट हो या चार्जेस हो तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होता है उसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। द इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। ओके, अब इसके अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है। ठीक, इसके अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका नाम हमने क्या रखा, ई रखा। ओके, और मैं कहूँ तो इसका जो लेंथ है वो कितना है, प्लेट का x है। ओके, या L है, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसका x तो इसका भी x, सेम लेंथ का दोनों प्लेट है। ओके, अब बात ये होती है कि ये जो प्लेट है बिल्कुल फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, मतलब इसके अंदर कोई भी तरह की ग्रेविटी नहीं है ना, ये जो है कि क्या है, फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी फ्री है। ठीक है, फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी से बिल्कुल मुक्त है ये, इसके अंदर कोई ग्रेविटी नहीं है। अब बात ये होती है कि अगर मैं कहूँ कि कोई एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल कैसे कौन सा है, मान लिया जाए वो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m है। अब इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से मूव करवाया गया है, इसके अंदर भेजा गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी हमने कहा v0 वेलोसिटी से इस चार्ज पार्टिकल को आगे की ओर भेजा गया।
तो अब बताइएगा कि क्या इस इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज, ये कहाँ से चला, ए पॉइंट से चला, और जब इसके अंदर घुसा तो ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ओके इलेक्ट्रॉन, तो किधर ये टर्न लेगा, सीधे चला जाएगा या नेगेटिव प्लेट को टर्न लेगा या पॉजिटिव की ओर? तो बच्चों पॉजिटिव की ओर ये मुड़ जाएगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल यूँ इस तरीके से इस फील्ड के अंदर जब आगे बढ़ेगा तो इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ यू होने लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये टर्न लेते लेते किधर जाने लगेगा, नेगेटिव प्लेट की ओर जाएगा और फिर ये बाहर इजेक्ट कर जाएगा, ठीक। अब मान लिया जाए कि ये पार्टिकल यहाँ से चला ए से और पहुँच कहाँ गया है, बी पॉइंट पे पहुँच गया है। तो जब बी पॉइंट पर ये पार्टिकल पहुँचा है तो बी पॉइंट पर इसका इनिशियल ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, बी है, जहाँ से प्लेट से बाहर आउट हो गया, इमर्ज कर गया, ठीक। तो अब मैंने कहा ये ए से बी जब चला तो इस पॉइंट पे पहुंचते इसकी वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल होगा। मैंने इसे इनिशियल पॉइंट कहा था, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट इनिशियल, और यहाँ क्या होगा, फाइनल। और फाइनल वेलोसिटी कितनी डायरेक्शन में होगा, तो दो डायरेक्शन में होगा, एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। तो एक्स में कितना होगा, तो एक्स में भी एक्स मैं नाम रखा और वाई में जो वेलोसिटी होगा उसका नाम क्या रखा मैंने, वी वाई रख दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे सवाल क्या आ रहा है, क्या क्या सवाल यहाँ आ सकते हैं, क्या क्या इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो कई क्वेश्चंस है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात आपको इसमें कहा जाएगा फाइंड करो। क्या फाइंड करो भाई साहब, नंबर 1 में कहेगा कि टाइम बताओ, टाइम टी बताओ, व्हाट इज द टाइम, क्या टाइम लगा, कैसा टाइम। तो सर ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, व्हाट इज द टाइम टेकन गोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में कितना समय लगा चार्ज इलेक्ट्रॉन को, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस बिकम्स व्हाट, ओके मतलब एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी, ऐसे मालूम है भाई साहब, मैंने लेट कर चुका हूँ, वी नॉट और वी नॉट ही आएगा और देख भी लीजिएगा, ठीक। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, क्या निकाला जाए कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस, ओके एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब एक्स में ए से बी जाने में, ये ए से बी जो जा रहा है इसमें इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। जी हाँ, ध्यान दीजिए, एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट आया। नंबर चौथा सवाल कुछ यूँ कह सकता है कि टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा, एक्स में जितना टाइम लगेगा जाने में ए से बी, मतलब यहाँ तक जाने में एक्स में, उतना ही टाइम इसको वाई डायरेक्शन में जो इतना डिस्टेंस कवर किया, ये जो इसका डिफ्लेक्शन जो हो गया, इसके रास्ते में जो डिफ्लेक्शन आया, ये जो डिफ्लेक्ट कर गया चार्ज, वो उतना ही टाइम इसको वाई में लगेगा, ओके। तो अगला क्या होगा, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस में बताओ कितनी वेलोसिटी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, इसमें क्या आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस बताओ, वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके। और छठा फाइनल सवाल इसमें ये आ सकता है कि बताओ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हुआ, दिस इज द थीटा बिकम्स व्हाट, थीटा कितना हुआ, ये रहा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ओके, ये एंगल ऑफ इमर्स आप कहो इसको। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, थीटा विल बी व्हाट, ओके। थीटा क्या होगा, मतलब कितने एंगल पर ये डिफ्लेक्ट कर गया, अपने एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर ये डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, ओके। तो ये 6 सवाल आपके सामने मौजूद है और 6 सवाल को इसके अंदर कैलकुलेट करना। क्या और भी हो सकता है, जी हाँ और भी आएगा, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और आप देख रहे हो जब चला ए से तो एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी था, फाइनल पॉइंट बी पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितने डायरेक्शन में हो गई, 2 डायरेक्शन में। तो हम 2 अलग अलग डायरेक्शन की बात करेंगे। पहले हम किसकी बात करते हैं बच्चों, तो पहले हम करते हैं इन एक्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन की बात करते हैं, एक्स डायरेक्शन की हम बात करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में क्या क्या मुझे निकालना है। एक्स में वेलोसिटी निकालना है, एक्स में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम भी निकालना है, ओके। ये 3 चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहले मैं ये कहूँ कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस विल बी व्हाट, कितना है बताओ, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वी नॉट है, ओके। अगर मैंने बोला कि हाँ सर एक्स एक्सिस में फोर्स कितना होगा, जी हाँ, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैंने पूछा कि इस इलेक्ट्रॉन का के ऊपर अच्छा फोर्स किधर लगेगा,
इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? जी हाँ, ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है तो फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फोर्स यहाँ लगेगा और फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? क्यूब इनटू ई। ओके। तो क्या यहाँ पे फोर्स एक्स डायरेक्शन में है? 0 है सर? नहीं है सर। तो क्या एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में होगा? नहीं होगा सर। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको यहाँ दिया गया है। ठीक, तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? S बराबर ut प्लस हाफ ऑफ AT²। ओके, और ये किस डायरेक्शन की बात हो रही है? x की बात हो रही है, तो x लगा दिया जाए। ओके, तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस। हाँ, अगर मैं पूछा डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो इज x कितना है? तो x है। ओके, और u इनिशियल वेलोसिटी कितना है? आप बताओ, जल्दी बताओ। v0 है। और टाइम आपको क्या करना है? मान लिया कैलकुलेट करना है। और हाफ ऑफ एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में कितना हो रहा है बताओ? 0 है। और टाइम t²। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस टर्म विल बी 0, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा पूरे के पूरे। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ t इज इक्वल टू, इसलिए मैं यहाँ t इज इक्वल टू कितना लिखूँ बताओ? x अपॉन v0 इज अ टाइम। यही रहा आपका टाइम जो कि A से B तक चार्ज पार्टिकल को जाने में समय लगेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि x में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको y में जो डिफ्लेक्ट कर गया उतना ही टाइम y में भी लगेगा। तो ये रहा आपका टाइम। ओके, तो ये एक पहला पॉइंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, दूसरा सवाल का। चलिए अब तीसरा क्या निकालना है? वेलोसिटी। जी हाँ, आइए अब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी v निकालने के लिए v बराबर क्या होता है? u प्लस AT। ये फार्मूला आपके पास है। बिल्कुल मैकेनिक्स के जो तीनों चारों इक्वेशंस हैं उसको यूज़ कीजिए और सभी बातों को कैलकुलेट कीजिए, कहीं और नहीं जाना है, मैकेनिक्स के ही तीनों चारों फार्मूला को यूज़ करना है। ओके, तो v बराबर u प्लस AT किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो vx कितना है? फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में जल्दी बताओ कितना है? फाइनल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस vx ना? जी हाँ, एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी vx ही है। ओके, एंड ux इनिशियल वेलोसिटी कितना है एक्स एक्सिस में? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी v0 प्लस एक्सीलरेशन कितना है एक्स एक्सिस में? जल्दी बताओ। हाँ जी सर, एक्सीलरेशन तो 0 है। और टाइम कितना निकला है? तो x अपॉन v। तो साहब क्या निकला? वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस हो v0। सर आप तो पहले भी माने थे ना इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, मान लिए थे ना। हाँ, v0। ये रहा आपका एक रिजल्ट। ठीक है, दूसरा भी आपको निकल चुका है। तीसरा क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, आइए हम इसको भी देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना निकलता है। तो एक एक चीज़ों को आप यहाँ लिखते चलिए, पॉइंट को कलेक्ट कीजिए। तो कितना निकला? टाइम कितना निकला? x अपॉन v0 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आपको क्या निकला? वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितना है? निकला v0। ठीक, चलिए अब तीसरा पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं जल्दी। आइए देखिए फटाफट क्या समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट आना चाहिए समझ में। चलिए तीसरा क्या निकालना है आपको? हाँ, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस निकालना है। एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? सर डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा ना। जी हाँ, जो आपने पहले माना है एक्स। अब देख लेते हैं कैलकुलेट, जब क्वेश्चन आया तो करके देखते हैं ना जी। तो क्या होगा बताओ? s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ AT²। ये हमारे पास फार्मूला है जी डिस्प्लेसमेंट के लिए। और एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो सब में क्या लगाएंगे? x लगाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस कितना? जी हाँ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस रहने दीजिए। और ux कितना था अभी आपके पास? इनिशियल वेलोसिटी v0 था, ध्यान दीजिए। और टाइम कितना निकला था? x अपॉन v0। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन कितना था? 0। ये कितना था? x बटे v0 का होल स्क्वायर। ठीक है, टाइम का वैल्यू। अब ये 0 है, पूरे के पूरे टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस कितना निकला? v0 कैंसिल, मतलब x। सर देखो क्या मैंने कुछ से गलत तो नहीं कहा था ना? जी हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट आप पहले भी मान चुके थे, x है ना। प्लेट की जो लेंथ थी वही डिस्प्लेसमेंट हुई एक्स एक्सिस की। ठीक, तो ये तीनों चीज़ आपने कैलकुलेट कर लिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस कितना निकला? x निकल के आया। अब चलते हैं, बात करते हैं हम लोग अगला चौथा y डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ये तो x की बात थी, अब हम बात करते हैं y की। ओके, कम ऑन बच्चों, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिए, कोशिश कीजिए पूरे के पूरे 100% समझ में आ जाए। ठीक, चलिए अब हम बात किस डायरेक्शन की करेंगे? y डायरेक्शन की। तो y में आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी। चलिए पहले वेलोसिटी निकाल लिया जाए। ओके, कम ऑन। तो पहली बात कि आप वेलोसिटी y एक्सिस में बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है?
इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस सर 0, जब यहाँ से चला था तो वाई में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। ओके अच्छा, एक्सीलरेशन कितनी है वाई डायरेक्शन में? जी हाँ, एक्सीलरेशन आएगा, क्यों? क्योंकि फोर्स है वाई में, वाई डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है ना। जी हाँ, तो इसीलिए एक्सीलरेशन भी होगा। तो पहले फोर्स कितना है, पहले ये बताइए, फोर्स इन वाई एक्सिस कितना है? क्यूब इंटू ई। जब ये फोर्स इतना है तो एक्सीलरेशन इन वाई में कितना होगा? जल्दी बताइए, एक्सीलरेशन इन वाई कितना होगा? तो आपको पता है क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यूब इंटू ई। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए क्यूब इंटू ई। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? क्यूब इंटू ई अपॉन एम। ये अभी अभी हमने आपको पहला पॉइंट में बताया था कैसे निकलता है एक्सीलरेशन, क्यू ई अपॉन एम। ठीक, तो ये रहा आपका एक्सीलरेशन। अच्छा, अब क्या निकालना है आपको? वेलोसिटी। तो चलिए आइए देखिए वेलोसिटी कैसे निकलता है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप कौन से फार्मूला को यूज़ करेंगे? आपके पास वही फार्मूला है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। तो किस एक्सेस में? वाई एक्सेस में, तो वाई लगा दिया, यहाँ भी वाई लगा दीजिए। ओके, आइए यहाँ आइए, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितना है? 0 है, प्लस एक्सीलरेशन कितना है? जी हाँ, क्यूब ई अपॉन एम है। और टाइम कितना है? टाइम कितना है साहब? जो टाइम आपको एक्स में लगेगा जाने में, उतना ही वाई में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिफ्लेक्शन हुआ उतना ही टाइम लगेगा जी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक्स अपॉन कितना हुआ? वी नॉट। तो वी वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया? जल्दी बताओ। क्यूब ई एक्स अपॉन एम भी नॉट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अभी सभी फार्मूला को कलेक्ट करके रखिए एकदम। वी वाई इज इक्वल टू क्यूब ई एक्स अपॉन एम भी नॉट। ओके, चौथा फार्मूला निकल चुका है। चलिए और क्या निकालना है आपको? जी हाँ, अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जी, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, कम ऑन। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। जी हाँ, ये मोशन मैंने आपको पहले भी कहा था, मैकेनिक्स के जो मोशन के ऊपर जो चारों इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशंस है, उसको आप यूज़ कीजिए यहाँ पर। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन की बात हो रही है, तो वाई लगा दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई। ओके, यू वाई कितना है भाई साहब? इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना है? एक्स अपॉन वी नॉट। ओके, आगे बढ़िए। प्लस हाफ ऑफ ए कितना है? एक्सेलरेशन जी, ये रहा क्यूब इंटू ई अपॉन एम। और टाइम कितना निकला, कितना है आपके पास? जी, एक्स अपॉन वी नॉट का होल स्क्वायर। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सेस कितना मिलेगा? दिस इज 0। ये वाला पूरे के पूरे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ आपको बचा क्या? क्यूब इंटू ई इंटू एक्स स्क्वायर होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। क्यूब इंटू ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m वी नॉट का स्क्वायर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। ओके, ये भी आपको मिल चुका है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस भी मिल चुका है। अब क्या निकालना है आपको? छठा और फाइनल पॉइंट है दूसरा सवाल का। चलिए जल्दी कीजिए, इसको लिख लिया। ओके, आइए अब देखते हैं हम लोग एंगल निकालते हैं। वेरी गुड, कम ऑन बच्चों, एक एक पॉइंट को अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। ओके, अब देखिए आपको क्या निकालना है? एंगल निकालना है। छठा पॉइंट, गौर कीजिएगा, छठा एंगल कैसे निकलेगा। हाँ जी, देखो यहाँ देखो, ध्यान दो, एक डायग्राम छोटा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पार्टिकल कुछ यूँ चला था, चार्ज पार्टिकल आपका। ओके, ये एक्स एक्सिस है, इसमें कितनी वेलोसिटी था ये बताओ? वी एक्स है। और इसमें कितना वेलोसिटी है? वी वाई। और एंगल यहाँ है थीटा। तो आपको निकालना क्या है? एंगल निकालना है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट मतलब इसको यूँ आप कर लीजिए। ठीक, तो ये है वी वाई और ये है आपका वी एक्स। ठीक है, तो चूंकि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू, वेक्टर को याद कीजिए, तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस वी वाई अपॉन वी एक्स। ओके, तो वी वाई का वैल्यू कितना निकला है? ओके, तो अभी अभी आपने जो निकाला है पाँचवा पॉइंट में, क्या निकाला है? पाँचवा पॉइंट जो आपने निकाला है डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, है ना। डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस कितना निकला है? क्यूब ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m वी नॉट का स्क्वायर। ठीक, तो अब बताइए वी वाई कितना निकला है? बताइए वहाँ पे। क्यूब इंटू ई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एम वी नॉट और हॉल डिवाइडेड बाय वी एक्स कितना निकला है? वी एक्स है वी नॉट, कुछ नहीं, देख लगा के इसको पलट के
पलट दीजिए, ठीक है। हाँ, क्यूब ई एक्स अपॉन एम भी नॉट इंटू 1/v0, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना मिला बताओ, क्यूब ई एक्स अपॉन एम भी नॉट, आपका ये रहा एंगल, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको उधर ले चलें तो क्या होगा, क्यूब ई एक्स डिवाइडेड बाय एम भी नॉट का होल स्क्वायर, आप यूँ भी कह सकते हो, ओके। तो ये आपका 6 के 6 पॉइंट आपको मिल चुका है, जल्दी से लिखिए, ओके। ओके बच्चों, आइए देखिए सवाल नंबर एनसीईआरटी का 1.14, मतलब 14वां सवाल है, 14 नंबर सवाल है, जो कि अभी आपने सीखा है, जो दूसरा पॉइंट आपने कॉन्सेप्ट जो सीखा है उस कॉन्सेप्ट पर बेस ये सवाल है। तो आइए देखिए ये सवाल क्या कहता है कि फिगर 1.13, दिस इज द 1.13 फिगर, है ना। अब कहता है कि इस फिगर में शोस ट्रैक ऑफ 3 चार्जेस, क्या दिया गया है, 3 चार्जेस आपके पास है, दिस इज द नंबर 1, 2 एंड 3 चार्जेस है, चार्ज पार्टिकल है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ है, यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देख रहे हो पॉजिटिव प्लेट है, दूसरा निगेटिव प्लेट, अभी सेम टू सेम देखा आपने सर थ्योरी, ओके। तो कहता है गिव द साइन ऑफ चार्जेस, ये बताओ कि इस चार्जेस का साइन क्या है, कितने चार्ज है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों चार्ज का क्या साइन होना चाहिए, ओके। एक सवाल तो ये हो गया, चार्ज का साइन बताओ, ओके, पहला सवाल। दूसरा सवाल कहता है विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, हाँ, चार्ज टू मास रेशियो बताओ इसमें से किसका ज़्यादा है, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों में से चार्ज टू मास रेशियो किसका अधिक है, ओके। तो आइए देखिए, तो सबसे पहली बात को जो सॉल्व करें तो क्या देखें, पहले कहता है कि साइन बताओ, तो पहला जो चार्ज है इसका क्या साइन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ जी, समझिए थोड़ी सी बातों को, ये किधर जा रहा है बताओ, पहला चार्ज किधर मुड़ा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, तो इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, ये चार्ज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा चार्ज होगा, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज होगा। तो पहला चार्ज जो है वो कैसा है, फर्स्ट चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है ना, पहला कैसा है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज नेचर है। दूसरा कैसा होगा ये बता दो, दूसरा कैसा होगा, दिस इज द आल्सो गोज टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, इट हैव आल्सो नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास भी कैसा चार्ज होगा, जल्दी बताओ, नेगेटिव चार्ज होगा। और तीसरा जो है इसका कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, जी ये किस प्लेट की तरफ टर्न ले रहा है ना, नेगेटिव की तरफ, तो इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, इट हैव पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब एक सवाल तो क्लियर हो गया। दूसरा सवाल कहता है कि विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, बताओ इसमें से किसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे अधिक है। जी हाँ, अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जो आपने निकाला था, तो इसमें क्या निकला था, क्यूब ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m भी नॉट स्क्वायर, क्या ये ना आप देखा था जी, एक फार्मूला अभी हम लोगों ने यही कैलकुलेट किया था वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है मीन्स डिफ्लेक्शन, दिस इज योर डिफ्लेक्शन, है ना, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट कहो या डिफ्लेक्शन कहो इन वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में कितना टर्न ले लिया, मुड़ गया, ये एक्स डायरेक्शन था इसका, ये एक्स एक्सिस था, ठीक है। अब एक्स से वाई में ये कितना डिफ्लेक्ट कर गया, दिस इज द वाई, ओके। तो ये डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आप एक बात को ध्यान दीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई बाई एम, ये सॉरी ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यूब आपका जो चार्ज है क्यू बाई एम, मतलब चार्ज बाय मास रेशियो, मतलब ये चार्ज बाय मास रेशियो जितना अधिक होगा उतना ही डिफ्लेक्शन होगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कहा मैंने, चार्ज बाय मास रेशियो, मतलब चार्ज बाय मास रेशियो जितना अधिक होगा, इस बातों को लिख दीजिए, मैं नोट में आपको लिख देता हूँ, इस बात को ध्यान से देखिए नोट में, हाँ, जितना चार्ज बाय मास रेशियो होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन के होगा। अब बताओ इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, जितना चार्ज बाय मास रेशियो होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है जितना अधिक होगा, जितना हाईएस्ट होगा उतना ही डिफ्लेक्शन होगा। तो बताओ किसका चार्ज बाय मास रेशियो अधिक होगा, जी हाँ ध्यान दीजिए, अभी आपने इससे पहले ये देखा था कि जिसका चार्ज मास रेशियो ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन अधिक होगा, लेकिन यहाँ डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है,
चार्ज थर्ड का हो रहा है या 2 का हो रहा है या 1 का हो रहा है। तो जी हाँ, अगर मैं कहूँ इसका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन देखो, अगर मैं कहूँ इसका डिफ्लेक्शन देखो तो इसका डिफ्लेक्शन ये देखो, ये रहा डिफ्लेक्शन, किसका डिफ्लेक्शन तीनों में से ज़्यादा है, तो दिस इज द पार्टिकल थर्ड का। इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो क्या चार्ज बाय मास रेशियो सबसे अधिक किसका होगा, तो पार्टिकल 3 का होगा। तो एक आंसर आपका नेक्स्ट आंसर क्या होगा कि द पार्टिकल थर्ड हैज हाईएस्ट डिफ्लेक्शन। पार्टिकल थर्ड का सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, तो सो इट हैव हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ओके, मतलब क्या कहा, द पार्टिकल तीसरा जो पार्टिकल है उसका क्या है, हाईएस्ट डिफ्लेक्शन है, ये इसका डिफ्लेक्शन सबसे अधिक हो रहा है, इसीलिए इट हैव हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, मतलब इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, सबसे अधिक होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ओके, तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का सवाल नंबर 14 हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए और भी सवाल देखते हैं। ओके, मिटा दूं, चलो। ओके बच्चों, तो ये देखिए सवाल नंबर 4, मतलब चौथा सवाल आपके सामने आ चुका है और इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है, काफ़ी मज़ेदार सवाल है। तो आइए सवाल को देखिए। कहता है क्या, प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिए, ये दो पार्टिकल हमारे पास है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको कहाँ रखा गया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। तो कहता है कि प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को कहाँ रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो चलिए आइए पहले हम लोग सॉल्व करने से पहले इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं। चलिए, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, इसके अंदर ये पॉजिटिव प्लेट है, ओके, और ये एक नेगेटिव प्लेट है, इसके द्वारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ई नाम का, इसके अंदर रखा गया है। किसको रखा गया है, एक प्रोटॉन को रखा गया है। तो चलिए मान लेते हैं कि प्रोटॉन यहाँ पे हमने रखा, प्रोटॉन बोले तो मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो कहा हमने कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है प्रोटॉन, ओके, इसको हमने यहाँ पे रखा। दूसरा मान लेते हैं कि ये है आपका इलेक्ट्रॉन, जिसको नेगेटिव चार्ज हम लोग कहेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। तो कहता है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन देम विल बी इन इक्वल डायरेक्शन। क्या इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में लगेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है ना, इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए, जब हम इसको इसके अंदर रखा तो इसमें जो फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, क्यूब इंटू ई। ठीक है, और इसमें जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। गौर कीजिए, इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है तो इसके जस्ट उल्टा लगेगा, तो क्यूब इंटू ई। ठीक है, ओके, ये प्रोटॉन के ऊपर फोर्स है और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है। अब बात ये होती है कि इसके अंदर जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्सीलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो अब देखिए, गौर कीजिए सवालों को। कहता है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन देम विल बी इन इक्वल डायरेक्शन। क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन देम, मतलब इन दोनों के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्या ये विल बी इन इक्वल डायरेक्शन, क्या दोनों का जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वह इक्वल होगा। जी देख लीजिए, गौर कीजिए, ये प्रोटॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स है और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स है। तो प्रोटॉन पे किधर लग रहा है, इधर, और इलेक्ट्रॉन पे किधर लग रहा है, जस्ट ऊपर। तो क्या दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो पहला का आंसर क्या होगा कि नो। समझ रहे हो, नहीं, ये आंसर गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कहता था मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल। क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जी हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है और दूसरा चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। और क्या अगर मैं कहूँ चार्ज मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है, तो कभी नहीं होता है सर, है ना। इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल मेमोरी में सेव कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। कहता है मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल। क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। जी हाँ, गौर कीजिए, अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखूं तो फोर्स, गौर कीजिए, फोर्स ऑन प्रोटॉन कितना है, QP इंटू ई, और अगर मैं कहूँ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है तो QE इंटू
ई। गौर कीजिए, दोनों को गौर कीजिए। तो जितना चार्ज प्रोटॉन का होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का होता है, और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा ई। तो क्या ये दोनों फोर्स इक्वल है? तो यस, क्या आंसर आएगा? यस, फोर्स ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। दोनों के ऊपर का फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, तीसरा सवाल मिल चुका है, मतलब ये सही ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि देयर एक्सीलरेशंस विल बी इन सेम डायरेक्शन। क्या दोनों के जो एक्सीलरेशन है वो सेम डायरेक्शन में होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन भी इधर ही होगा। और इस पर फोर्स जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो एक्सीलरेशन भी इसके जस्ट अपोजिट होगा। मतलब इसका भी आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, मतलब ये भी गलत कह रहा है। चौथा कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सीलरेशंस विल बी इक्वल। क्या दोनों का जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल हो सकता है? तो आइए देखते हैं। एक्सीलरेशन ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन। ये अलग अलग निकाल लेते हैं हम लोग। तो प्रोटॉन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्यूब इंटू ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। पहले प्रोटॉन की बात करते हैं। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना प्रोटॉन का चार्ज होता है, लेकिन मास दोनों का क्या होता है? अलग अलग होता है। तो हम यहाँ देखें चार्ज एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख लेते हैं। तो क्यूब ई इंटू ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये देखो, क्या दोनों सेम हो सकता है? ये जो सवाल कह रहा है कभी नहीं होगा। मतलब ये दोनों कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पता है दोनों इक्वल होगा चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। लेकिन क्या इसका मास दोनों का सेम होता है? कभी नहीं होता है। प्रोटॉन का मास अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन नॉट इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कहना सही होगा, और कहना ये गलत होगा कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। ये गलत होगा। ठीक है, तो मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को चेक करके, सभी ऑप्शन को अगर चेक करके अगर बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा आंसर आपका बी होगा। ठीक, चलिए एक सवाल नंबर 4 आपका हो चुका है, जल्दी लिखिए। और भी देखते हैं, और भी कई सवाल हैं। ठीक, मिटा दूँ? ओके बच्चों, ये सवाल नंबर 5 आपके सामने हाजिर है। तो अब ये सवाल 5 क्या कहता है? कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल है ऑफ मास, जिसका मास कितना है? m है, और उस चार्ज कितना है? क्यूब है। इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। वो कहाँ से चलना शुरू करता है? रेस्ट से। कहाँ? इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ, फिर आ चुका है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। ठीक है, तो कहता है फाइंड काइनेटिक एनर्जी। बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फिर बताओ मोमेंटम कितना होगा, एंड वर्क डन कितना होगा ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। मतलब उस पार्टिकल का कितने समय के बाद? तो टी समय के बाद। ओके, तो चलिए सबसे पहला काम क्या करना है सॉल्व करने के लिए? बताओ, पहला काम ये करना है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनाना है। मान लिया जाए कि ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, ओके, और एक कैसा प्लेट है? निगेटिव प्लेट है। तो दो तरह के प्लेट ले लेंगे, इसके अंदर जो फील्ड होगा वो एकदम यूनिफॉर्म हो रहा है। बिल्कुल ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब बात ये हो रही है, कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है। कितने चार्ज पार्टिकल है? एक चार्ज पार्टिकल है। मान लिया जाए ये कोई चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ से चलना शुरू करता है ए पॉइंट से। ठीक है, तो कहता है कि इसका मास कितना है? m मास का है, और चार्ज कितना है? क्यूब है। ए पॉइंट से ये चलना शुरू करेगा। तो ये पॉइंट इसके लिए क्या होगा? बताओ, ये पॉइंट इसका क्या है? इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है? इनिशियल पॉइंट हो गया। ओके, और जब ये चलते मान लेते हैं ये कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। गौर कीजिए, ये बी पॉइंट पर पहुँच गया। क्या कहता है? रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। कहाँ से चलता है? रेस्ट से चलता है। कहाँ? इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, ओके, तो कहाँ पे पहुँच गया? बी पे पहुँच गया। तो ये इसका पॉइंट कौन सा होगा? बताओ, ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ये फाइनल पॉइंट हो गया। अब बताओ, जब इनिशियल पॉइंट पे था ए पर, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। ओके, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? v है ना। इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? v। अच्छा, इस समय टाइम इसका कितना है? 0। अब यहाँ पहुँचा तो इसका टाइम कितना हो गया? t। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगता है? t सवाल में कह रहा है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी नंबर 1, नंबर 2 मोमेंटम, नंबर 3 वर्क। ओके, तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ध्यान दीजिए फार्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ mv²। तो क्या आपके पास चार्ज पार्टिकल का मास है? जी हाँ, फार्मूला हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी का? जल्दी बताओ, हाफ ऑफ
mv² हम लोग 11th से ही ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या मास है चार्ज पार्टिकल का? बिल्कुल है। क्या आपके पास वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का? नहीं है। तो पहला काम क्या करना है, अब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मुझे पता करना है। ठीक, अच्छा अब बताओ जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, तो इस पर जो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? पहली बात, इस पर फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स कितना होगा? क्यूब इंटू ई। तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा जल्दी बताओ? तो क्यूब इंटू ई अपॉन एम, ये हो रहा इसका एक्सीलरेशन। तो अब ध्यान दीजिए कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली क्या था? रेस्ट था। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। ठीक, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? क्यूब इंटू ई अपॉन एम। तो चूंकि अब आपके पास फार्मूला क्या है, निकालना क्या है? पहले भी निकालना है। तो भी बराबर यू प्लस ए टी। तो भी इज इक्वल टू यू कितना है? 0। ए कितना है? क्यूब ई अपॉन एम और टाइम रहा टी। तो मतलब v कितना निकला? क्यूब ई अपॉन एम इंटू टी। ये मिला वेलोसिटी। यही रिजल्ट हुआ क्या? नहीं सर, आपको निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? भी चाहिए, और वो भी मुझे मिल चुका है। तो अब क्या करना है? फार्मूला यूज़ करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ mv²। तो हाफ ऑफ m को m रहने दिया जाए और v का वैल्यू आपके पास कितना निकल के आया है? QET अपॉन m का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार अब इसको कैलकुलेट किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? m² हो जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला आएगा Q² E² T² डिवाइडेड बाय 2m। जी हाँ, ये रहा आपका फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल मूव करेगा है ना, इसके अंदर जो पार्टिकल के अंदर जो वेलोसिटी आ रहा है, जो मूवमेंट आ रहा है, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? ए से बी तक जाने में कितना एनर्जी लगा? तो वो रहा Q² E² T² डिवाइडेड बाई 2m। ओके, तो जल्दी फटाफट इसको नोट कीजिए। पहला रिजल्ट आ चुका है। दूसरा देखते हैं मोमेंटम क्या आता है। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं दूसरा क्या है? मोमेंटम। जी याद रखिएगा मोमेंटम। देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट इसी में है मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग किससे लिखते हैं जल्दी बताओ? मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं P से। P बराबर क्या होता है? m इंटू भी। हाँ, तो क्या निकल के आया मोमेंटम का फॉर्मूला? क्यूब ई टी अपॉन m, और यहाँ साथ में क्या है? m। तो ये रहा m इंटू भी। ओके, तो m से m क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हुआ? क्यूब ई टी। ओके, तो ये रहा फॉर्मूला मोमेंटम का। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आपको मोमेंटम। बिल्कुल एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्यूब ई टी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? Q² E² T² बट्टे 2m। अब बात ये होती है, तीसरा पॉइंट आपको इसमें कहा जा रहा है वर्क बताओ, वर्क डन बताओ। तो भाई साहब वर्क डन आप कैसे निकालोगे? वर्क कीजिए। वर्क डन किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वही तो वर्क का भी फार्मूला होगा ना। जी हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं समझिए सर, फिर से बताइए, इसको कैलकुलेट करके बताइए। तो आइए देखते हैं हम लोग वर्क कैसे निकलता है कैलकुलेट करके। ठीक, तो तीसरा पॉइंट इसमें है वर्क निकालने का। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो फोर्स कितना है आपके पास? क्यूब इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट, जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये है डिस्प्लेसमेंट डी, जिसको हमने लिखा है यहाँ पे। ओके, तो आप इसके जगह पे क्या लिखिएगा? यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो क्यूब रहेगा, सॉरी क्यूब ई तो क्यूब ही रहेगा। और यू कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है जल्दी बताओ? 0 है, प्लस टी, हाँ टी कितना लगा था? टाइम टी है। ओके, प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन कितना होगा? क्यूब ई अपॉन m, और साथ में क्या है? T²। ठीक है, तो अब आगे बढ़ाइए। तो क्यूब ई, और ये तो 0 हो गया, यहाँ क्या बचा? क्यूब ई T² डिवाइडेड बाई m। तो इस प्रकार इसको आगे बढ़ाइएगा तो वर्क इज इक्वल टू क्या फार्मूला आ रहा है बताओ जल्दी? क्यूब स्क्वायर E² है ना, और साथ में T² डिवाइडेड बाई m, और ये सॉरी 2 भी है तो 2m। तो इस प्रकार बताओ क्या जो वर्क का फार्मूला है वही फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का भी है, तो दोनों सेम होता है। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितना वर्क
होगा मुझे, जितना एनर्जी इसके अंदर चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक जाने में लगेगा उतना ही वर्क भी होगा, उतना ही उसका काम भी होगा। ठीक है, उतना ही फार्मूला। ओके, जल्दी लिखिए। हो गया? ओके बच्चों, तो ये आ गया सवाल नंबर 6 आपके सामने। और देखिए सवाल नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। तो कहता है कि चार्ज पार्टिकल क्यू नाम का एक चार्ज पार्टिकल है, इज प्रोजेक्टेड, उसको फेंका गया। प्रोजेक्ट मीन्स क्या होता है? फेंकना। प्रोजेक्टेड एट एंगल 37 डिग्री, कितने डिग्री पर उसको फेंका गया है? 37 डिग्री पर फेंका गया। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके अंदर? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आप देख रहे हो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, जिसका नाम ई है। ओके, फील्ड एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ओके, तो फाइंड द, ये सब ये कह भी सकता है एज शोन इन फिगर, नहीं तो आपको खुद इसको सवाल को और बढ़ा करके लिखा जाएगा। 2 पॉजिटिव प्लेट के बीच में है ना रखा गया है, और इस तरीके से सवाल और लैंग्वेज में लिख के भी दिया जा सकता है। ठीक, एज शोन इन फिगर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, यू का मान बताओ, यू का वैल्यू बताओ, यू कितना होगा सच दैट इट जस्ट टच द अपर पॉजिटिव प्लेट, जब वो ऊपर अपर पॉजिटिव प्लेट जो है उसको ये टच करता है। ठीक, लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस, मतलब इसके अंदर जो कोई ग्रेविटी नहीं है, ये ग्रेविटी लेस है। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। कैसे सॉल्व करें जी? हाँ, ध्यान दीजिए। तो ये जो प्लेट के बीच का जो गैप है, जितना इसका डिस्टेंस है, वो इसका क्या होगा? मैक्सिमम हाइट होगा। पार्टिकल जो जा रहा है वो हाइट कितना ऊंचाई तक गया, तो प्लेट के जितनी गैप है, जितनी दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, वो इसका हाइट हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट। लेकिन हाँ, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसके फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, तो नीचे इधर क्या लगेगा? आपको फोर्स मिलेगा, जो फोर्स कितना होगा? क्यूब इंटू ई। और एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना होगा? क्यू ई अपॉन एम। ओके, तो हमें फोर्स मिल चुका है, एक्सीलरेशन मिल चुका है। ठीक, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी लगेगा। ठीक, तो अब मुझे निकालना जो है वो क्या निकालना है? यू निकालना है, और मैक्सिमम हाइट आपको दे रखा है। तो ओके, तो फार्मूला आप पढ़े होंगे क्लास 11 के अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन एक चैप्टर है, उसके अंदर मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, मतलब डिस्टेंस डी इज इक्वल टू क्या होगा? एच मैक्स होगा। ओके, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू एच मैक्स का फार्मूला क्या होगा? मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाँ सर, अब g कहाँ से आ गया? आपने तो कहा कि ग्रेविटी फ्री स्पेस। हाँ, तो ये g इफेक्टिव होगा, मतलब ये जो g दिख रहा है वो g इसमें हाई नहीं, लेकिन वो एक्सीलरेशन जो है, इस एक्सेलरेशन जो यहाँ पार्टिकल का जो हो रहा है वो g के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ g को हम लोग एक्सेलरेशन के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो d इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना आपको दे रखा है? 37 डिग्री। मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, यू स्क्वायर साइन 37 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। 2 और g का मान कितना है ये बता दो? क्यूब ई अपॉन एम, मतलब यही है आपका जी इफेक्टिव। ओके, ये है जी इफेक्टिव। ओके, तो अब देखिए साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी? हाँ, आइए सीखिए इस चीज़ों को। आप फटक से क्या करोगे? ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा 37 डिग्री। ठीक है, तो ये होता है 3, ये होता है 4, और ये साइड होता है 5। 3 4 5, अगर यहाँ 53 डिग्री हो तो 4 5 3, सॉरी 4 3 5। ठीक है, तो अब बताओ इस ट्रायंगल के बेस पर साइन बराबर क्या होता है? p बाई एच। तो p कितना होगा? 3h कितना है? 5। तो मतलब 3/5 का क्या होगा? होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्यूब ई अपॉन एम। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट किया जाए, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? यू स्क्वायर 3 तिया कितना होगा? 9 डिवाइडेड बाई 25, और इसको पलट दीजिए। तो पलटेंगे तो क्या होगा? m कहाँ जाएगा? ऊपर, और 2 क्यूब ई कहाँ रहेगा? नीचे। तो इस प्रकार d इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है जल्दी बताओ? यू स्क्वायर 9, पहले लिखिए 9 यू स्क्वायर m डिवाइडेड बाई 25 दूनी 50 क्यूब ई। ओके, आपको निकालना क्या है? u का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? 9 यू स्क्वायर m इज इक्वल टू 50 क्यूब डी ई। अब इस प्रकार इसको इधर से ले चलिए, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? 50 क्यूब डी ई, 50 क्यूब डी ई अपॉन 9m, और स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो रूट ओवर कितना मिलेगा जल्दी बताओ? 50 क्यूब डी ई अपॉन 9m। ओके, तो ये रहा आपको u का वैल्यू, जल्दी नोट कीजिए।
आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और आगे भी बढ़ा सकते हैं कि u इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 दूनी 50, मतलब 25 का रूट कितना होगा 5 और 9 का रूट कितना होगा 3, अंदर रूट आप इसको ये लिख सकते हैं 2 क्यूब डी ई अपॉन एम, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और छोटा हो गया, जल्दी कीजिए, हो गया, ओके, चलिए मिटा दूँ, ओके बच्चों। तो ये देखिए सवाल नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। तो इस सवाल नंबर 7 कह क्या रहा है, गौर कीजिए। यहाँ 2 प्लेट हमको दिख रहा है, एक प्लेट पॉजिटिव दिख रहा है, दूसरा प्लेट हमारे पास निगेटिव है, और इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम क्या है, क्यूब नाम का चार्ज पार्टिकल है, और उसका मास कितना है, m है, जो दे रहा है सवाल में। और कह रहा है कि वो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जो सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। किस रेडियस पे कर रहा है, तो r रेडियस पर ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर रोटेट कर रहा है, मतलब सर्कुलेट कर रहा है, ओके। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u, मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा u वो कितना होगा, ओके। मतलब u आपको निकालना है सच दैट कंप्लीट अ सर्कुलर पाथ, जिससे कि वो एक पूरा सर्कुलर पाथ घूम सके, ओके। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, मतलब कोई ग्रेविटी यहाँ पर नहीं है। हम ग्रेविटी भी लेके बात करेंगे अभी, जस्ट ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो फोर्स किधर लगेगा, जस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो फोर्स F y डायरेक्शन में लग रहा है, और वो कितना लगेगा, क्यूब इंटू ई, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यूब ई अपॉन m, मास m है। तो ओके, तो अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो आपके पास एक फार्मूला है कि u निकालने का, मतलब जिससे वो रोटेट कर सके, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ u। तो u निकालने का फार्मूला है √5rg, याद है आपको, 5rg। ये rg क्या है, एक इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, दिस इज इफेक्टिव, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फार्मूला है, आप इस फार्मूला को यूज़ कीजिए, है ना। जब यहाँ पार्टिकल होता है तो क्या होता है, √5rg। जब पार्टिकल इस एक्सिस पे यहाँ होता है तो √3rg। जब यहाँ होता है टॉप पे होता है तो √rg, ओके। तो इस फार्मूला पे इसको निकालिए, निकल जाएगा आपको। तो √5r को r ही रहने दिया जाए, और g का वैल्यू कितना है, क्यूब ई अपॉन m। तो मतलब u इज इक्वल टू हो गया √5r क्यूब ई अपॉन m, ओके। देखिए कितना आसान सवाल था। हाँ, अगर लेकिन इसमें ये कहा जाए, दूसरा सवाल इसी में, कि ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, क्या कहा जाए, विथ ग्रेविटी, तो क्या करोगे आप, कैसे करोगे, कैसे करेंगे, आइए देखते इस बातों को भी हम लोग सीखते हैं, जल्दी इसको नोट कीजिए। अब बात यहाँ ये हो रही है, ग्रेविटी को हटा करके, विथ फ्री स्पेस को हम हटा करके हम लिखते हैं विथ ग्रेविटी, विथ ग्रेविटी, ओके। हम ग्रेविटी के साथ बात कर रहे हैं। अब यहाँ ग्रेविटी भी ऐड हो जाएगा, मतलब नीचे की ओर एक और चीज़ यहाँ ऐड होगा, मतलब g, ओके। तो एक्सीलरेशन तो हाई है, और साथ में क्या आ गया, g भी आ गया, ओके। तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए। अब अगला जो क्वेश्चन है, मिनिमम वेलोसिटी ही निकालना है, u इज इक्वल टू, फार्मूला यही होगा 5rg, ओके। तो अब यहाँ g इफेक्टिव कितना होगा, g यहाँ पे g इफेक्टिव कितना होगा, तो ये जो होगा इसमें क्या होगा, g ऐड हो जाएगा, जितना एक्सेलरेशन, एक तो एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल की है, जो कितना है a/q/e/m, और साथ में क्या आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन g। ये दोनों क्या होगा, दोनों तो एक्सेलरेशन है ना, ये दोनों क्या होगा, क्योंकि जब नहीं था तो ये 0 था, जब आएगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं माइनस होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन और g का भी डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ g इफेक्टिव जो है वो कुछ आपका ये रहा, ठीक है। तो u इज इक्वल टू √5r, और यहाँ क्या आएगा, जल्दी बताओ, क्यूब e अपॉन m प्लस g, ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। अगर जब g आ जाएगा तब, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए सवाल को। 2 सवाल हो गया, पहला विदाउट ग्रेविटी, दूसरा में क्या आ गया, विथ ग्रेविटी। चलिए जल्दी कीजिए, ओके बच्चों।
तो ये देखिए सवाल नंबर 8 आपके सामने आ चुका है और ये सवाल 8 में क्या कहा जा रहा है, गौर कीजिए। ये एक दो पॉजिटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है और इन दोनों के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नाम का है और एक पेंडुलम है। दिस इज योर पेंडुलम। ये एक पेंडुलम है जो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लटक रहा है और जो लेंथ है रस्सी का जिसे बंधा हुआ बॉब है वो कितना लेंथ का है, एल लेंथ का है। चार्ज का नाम क्यू है और मास कितना है, एम है। और ध्यान दीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कर रहा है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस, मतलब इसके बीच में कोई ग्रेविटी नहीं है। तो कहता फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड बताओ। और भी कुछ कहा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है, बताओ कितना फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से ये आ जा रहा है। चलो साथ में ऐड कर दिया जाए टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। क्या करें, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये दो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है फिलहाल। तो आइए सबसे पहली बात इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है पेंडुलम का 2π√L/g। हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, फ्री स्पेस है मतलब कोई ग्रेविटी नहीं है, तो क्या होगा बताओ। t = 2π, तो 2π ही रहेगा जी। हाँ इस पर जो इसका जो फोर्स होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स y डायरेक्शन में होगा और वो कितना होगा QE। और इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, y डायरेक्शन में QE/m। और यही एक्सीलरेशन क्या होगा, ये g इफेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। गौर कीजिए, ओके। तो ये रहा L/g इफेक्टिव कितना है, QE/m। तो टाइम पीरियड कितना मिला, 2π√mL/QB। ये रहा इसका टाइम पीरियड। अब इसी में कहा जाए फ्रीक्वेंसी बताने को, एंड दूसरा क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। तो 1/टाइम पीरियड कितना है, 2π√mL/QE। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 1/2π है ना, और ये QE ऊपर चला जाएगा और ml नीचे रह जाएगा। तो ये रहा आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। लेकिन हाँ एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है कि पूछा जाए ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है। क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, मतलब ग्रेविटी यहाँ पर है विथ ग्रेविटी। क्या है, विथ ग्रेविटी जब यहाँ पर है तब क्या होगा। तो फिर इसका दूसरा सवाल आ गया आपके सामने। तो ये सवाल नंबर हो गया 9। तो 9वां सवाल में क्या कहेंगे, ग्रेविटी जब है तो साथ में यहाँ जी भी आ जाएगा, है ना। अब ये क्या जी इफेक्टिव यही होगा, नहीं सर, जी इफेक्टिव अब ये नहीं होगा। क्या होगा कि प्लस जी क्या होगा इसमें, और ए भी इधर ही लग रहा है और जी भी इधर ही लग रहा है, दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब ये होगा आपको जी इफेक्टिव, ओके। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा, ठीक। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए इसी सवाल में मैं एडिट कर देता हूँ प्लस जी, ओके, प्लस जी। या आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, यहीं पर छोड़ दीजिए, आगे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये रहा फॉर्मूला टाइम पीरियड का। फिर आपको इसी में फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी में आप क्या कहेंगे, इसको मिटाइए। यहाँ देखिए 1/t, तो 1/2π क्या होगा, L/3E/m+g, ओके। ये रहा फ्रीक्वेंसी। लेकिन हाँ एक सवाल तो और सर इसमें बन सकता है। आप तो तब से यही काम कर रहे हो कि पॉजिटिव प्लेट को ऊपर रख रहे हैं, नेगेटिव प्लेट को नीचे रख रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे? बिल्कुल हो सकता है। तो आइए हम एक वो भी सवाल देख लेते हैं जिसको सवाल नंबर हम क्या कह देते हैं, 10वां सवाल, ओके। तो इस तरह से हम कई सवाल देखते देख रहे हैं। अगर हम कहें कि ये नेगेटिव प्लेट है, ये कैसा है, नेगेटिव प्लेट है, और ये कैसा प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, ओके, ये पॉजिटिव प्लेट है, ओके, सब कुछ सेम। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की डायरेक्शन में होगा? नहीं सर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घूम जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। और फोर्स किधर लगेगा, सॉरी, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगा, एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन यही हो जाएगा, है ना, ऊपर की ओर हो जाएगा। एक्सीलरेशन भी ऊपर, फोर्स भी ऊपर। तो इस चीज़ों को अब यहाँ से हटा दिया जाए, ओके, ओके, फोर्स भी ऊपर और एक्सीलरेशन भी ऊपर। लेकिन हाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जी किधर लगेगा। अगर मैं विथ ग्रेविटी किया तो जी किधर लगेगा, तो नीचे। तो इस बार जी इफेक्टिव क्या मिलने वाला, ध्यान दीजिए। फिर वही चीज़ निकालना है, टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो विथ ग्रेविटी है, तो जी नीचे लग रहा है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो कोई बात ही नहीं था,
ठीक है। हाँ, अगर ग्रेविटी है तो जी नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन किधर जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर फोर्स Fy कितना होगा, Fy तो उतना ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, और चार्ज क्यूब तो क्यूब ही रहेगा, फोर्स आपका क्यूब ही रहेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन कितना होगा ए, तो बस वही आएगा फोर्स बट्टे मास, तो क्यू ई बाई एम। ओके, और मैं पूछा कि जी इफेक्टिव कितना होगा इस बार, तो जी इफेक्टिव गौर कीजिए कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की ओर, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेट किधर हो रहा है, ऊपर की ओर। तो जी ज़्यादा या ए ज़्यादा, जी हाँ जी ज़्यादा। अगर ए ज़्यादा होगा तो पार्टिकल नीचे नहीं रहेगा, वो सीधे ऊपर भागेगा, है ना, जी ज़्यादा। तो जी माइनस हो जाएगा क्यूब ई अपॉन एम, ये रहा जी इफेक्टिव। ध्यान दीजिए, इससे पहले ऐड हो रहा था, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो इस बार क्या है, अपोजिट है, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रहा है, इसलिए। तो बच्चों सब कुछ तो सेम आएगा, इस बार क्या होगा, सब कुछ डिट्टो, जी माइनस क्या होगा, क्यूब ई अपॉन एम, तो ये रहा टाइम पीरियड। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, यहाँ भी चेंज कर दीजिए टाइम फ्रीक्वेंसी के लिए, तो जी माइनस क्यू ई अपॉन एम, तो इस प्रकार ये फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड रहा, ये फ्रीक्वेंसी होगा। इस तरह से हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस बच्चों देखा है, सीखा है। जब एक चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके अंदर क्या क्या रिजल्ट मुझे मिलते हैं, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सीखा है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक एक बातें समझ में आ गई होगी। नहीं तो बार बार इसको बैक कर करके हर पॉइंट को देखिए गौर से, अगर कहीं समझ में ना आए तो क्वेश्चन ज़रूर मुझसे पूछिए, है ना, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए, सर कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, क्योंकि आपको जितना भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।